अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एंट्रेंस पेपर डिस्कशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और हमने जो है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का पेपर डिस्कस किया था और वो 2022 का था। और आज का पेपर जो है वो भी 2022 का है एंड दिस पेपर बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उस पेपर में भी हमने देखे थे, वहाँ पे 60 क्वेश्चंस टोटल थे और जो टोटल टाइम दिया हुआ था वो भी 70 मिनट्स था। ये पेपर भी वैसे ही ए सीरीज़ का है और जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मैंने अच्छे से डिस्कस किए थे पहले वाले जो हमारा पार्ट 1 है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का, तो वहाँ पे हमने वो डिस्कस किया था। ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। तो ये हम हाईलाइट करते हैं कि हमें जो इस ऑप्शंस इस क्वेश्चन के दिए हुए हैं इनमें से हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज़ पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जो पाई बॉन्ड है ये बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। रोटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज सीज्ड आफ्टर द पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, यानी जब हमारा पाई बॉन्ड बन जाता है सिग्मा बॉन्ड के बाद जो ऑर्बिटल्स होती है उनकी रोटेशन जो है वो सीज़ हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, यानी वहाँ पे जो है अब रिजिडिटी आ जाती है बॉन्ड में, अब जो फ्लेक्सिबिलिटी रोटेशन जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। पाई बॉन्ड इज़ मोर स्टेबल दैन सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, यानी वहाँ पे जो है हमारा जो पाई बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल है सिग्मा बॉन्ड से। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि उसी में ज़्यादा मल्टीपल कॉन्टैक्ट होते हैं ऑर्बिटल्स के। प्लस जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ये दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ऑल एल्काइंस एग्जिबिट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं और बनाते हैं। तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, इस हिसाब से हमारा सी पार्ट जो है वो इसका सही ऑप्शन जाता है। क्वेश्चन 2, फॉलोइंग एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इसको हम हाईलाइट करते हैं। ये जो एलिमेंट्स है इनको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पिक अप द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी हमें जो ये अरेंजमेंट दिया हुआ है ऑप्शन ए बी सी एंड डी, इसमें हमें देखना है ऑर्डर जो है वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी सबसे पहला जो होगा वो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और सबसे लास्ट में जो होगा वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि नेचर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन टॉप पे होना चाहिए, यानी लास्ट में होना चाहिए, जैसे कि हमारा बी पार्ट दिखाता है। बी पार्ट में सबसे ज़्यादा जो है हमारा फ्लोरीन लास्ट में दिया हुआ है, उसके बाद जो है हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है और सल्फ़र है, फिर फॉस्फोरस है। ये सीक्वेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो इस हिसाब से यही है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Option 3, question 3, sorry. A pair of molecules that are mirror images of each other but cannot be superimposed one upon the other are called। ये सिंपल एक डेफिनेशन है, यानी दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, प्लस फिर बाद में जो ये मॉलिक्यूल्स है जो आपस में मिरर इमेजेस है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जब इनको डालेंगे तो इस पर इम्पोज नहीं होंगे। जैसे हमारा राइट और लेफ़्ट हैंड होता है, अगर हम सीधे उठाएंगे हमारा राइट और लेफ़्ट हैंड को, इस हमारे लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर डालेंगे तो हमारा जो हमारा थंब होता है वो राइट और लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, यानी वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते। ये सिंपल एक डेफिनेशन बनती है, वो बनती है ऑप्शन ए की, यानी एनांशियोमर्स की। एनांशियोमर्स ये वाला क्वेश्चन आप लिख सकते हो, अपने नोट्स में रख सकते हो। एनांशियोमर्स जो होते हैं वो आपस में मिरर इमेजेस होते हैं और ये सुपर इम्पोज नहीं होते। बाकी कन्फॉर्मर्स जो होते हैं इनको फ्रीली रोटेशन होती है, ये डिफरेंट तरह के होते हैं। ऐसे डायस्टीरियो आइसोमर जो होते हैं ये मिरर इमेजेस नहीं होते और इनमें कन्फिगरेशनल चेंजेस होते हैं। ऐसी पोजिशनल आइसोमरिज्म, जो पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं इनमें पोजिशंस की वेरिएंट्स होती है। क्वेश्चन 4 वी हैव पिक अप द वीकेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, यानी सबसे पहला हमें वीक वाला बॉन्ड लेना है, उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड लेना है। तो
ऑप्शन 1 वी हैव इज़ आयनिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन है, इसमें जो 2 बॉन्ड्स दिए हुए हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों वीक बॉन्ड्स हैं। अब इन दो में से कौन सा वीकेस्ट है वो हमें पहले लेना है। तो वीकेस्ट जो है वो वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। उसके बाद हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लेना है। तो आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट बॉन्ड में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस हिसाब से 4 एंड 3, तो हमारा ऑप्शन डी बन जाता है। Question 5 we have is the first step in photosynthesis, जो process of making food by using light, this is done by plants। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड कार्बन कंपाउंड्स। पहले कार्बन रिड्यूस हो जाएंगे तो कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। सबसे पहला ऑप्शन बी पढ़ेंगे, द एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटोन ऑफ लाइट, यानी लाइट का फोटोन आया तो वो क्लोरोफिल पे गया और वहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। तो यह ऑप्शन सबसे पहला जो स्टेप है वो यही होता है। फॉर्मेशन ऑफ एटी, ये तो बाद की बातें हैं। ऐसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये भी बाद की बात है। तो हमें सबसे पहला स्टेप पूछा है, इस हिसाब से फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 6, द डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो डार्क रिएक्शन होती है प्लांट्स में, तो इसको एक कुछ नाम है वो हमें देखने, इनमें से कौन सा नाम इसका अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए, बायोसिंथेटिक फेज, ये भी सही है। ब्लैक मैन्स रिएक्शन, इसको ये भी सही है। कैल्विन साइकिल, इसको ये भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन के ये तीनों नाम है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। Question 7 we have is the SI unit, Standard International Unit of Entropy. Entropy means the degree of randomness. ये thermodynamics का concept है। तो SI unit क्या है इसका? जूल पर केल्विन। ओके। क्वेश्चन 8 वी हैव इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है ऑन अर्थ, रुबिस्को। ये पूरा जो है ये ऐसे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था ऑनलाइन। तो हाँ, एक और बात मैं बोलना भूल ही गया कि ये जो सारी आंसर्स इसमें ये ऑफिशियल की से लिए हुए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन 8। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, रुबिस्को स्टैंड्स फॉर, यानी जो रुबिस्को सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम है अर्थ की सरफेस पे, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम रुबिस्को है। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। ऑप्शन फर्स्ट इज राइबोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। राइबोस नहीं है, इसकी गलती से, राइबोस की गलती से ये जो है क्रॉस हम इसको मारेंगे क्योंकि वहाँ पे राइबोस नहीं है। ओके, राइबुलोस 1,5 बाइसल्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। इस बाइसल्फेट की वजह से ये गलत हो गया क्योंकि वहाँ पे बिसफॉस्फेट है। राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये जो है हमारा ऑप्शन सी, यही इसका फुल फॉर्म है। राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये पहले से आप इसको रॉन्ग मानोगे क्योंकि रुबिस को, इसने आर को रुबिस को माना है, तो इस हिसाब से हम इसको गलत मानेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन 9, तो हम इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे क्योंकि थोड़ा मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैंने पहले वाले सेक्शन में भी बोला था जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं सबसे आसान होते हैं। इफ़ यू नो वन ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, तो आपका 50 या 60% क्वेश्चन हो जाता है एक ऑप्शन को देखिए, क्योंकि आपको सेक्शन ए और कॉलम बी जो है, इन कॉलम्स को आपस में कंपेयर करना है। आपके यहाँ पे इतने पार्ट है और लास्ट में आपको बोलना कि कौन सी सीक्वेंस इनमें से सही बैठता है, कौन सा ऑप्शन रेलेवेंट है और मोर अप्रोप्रिएट है। सो लेट्स बिगिन। कॉलम ए में हमें सबसे पहला दिया हुआ है द मोस्ट कॉमन वे फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे कॉमन कौन सा तरीका होता है? कॉलम बी में हमें दिया डीनाइट्रिफिकेशन, ये वाला मेथड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, डीके, फिक्स्ड नाइट्रोजन अमोनियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट इसका आंसर है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सबसे मोस्ट कॉमन वे है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, क्वेश्चन पार्ट 2, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बैक टू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन लाइक अमोनियम थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी पहले ऑर्गेनिक था उसको कन्वर्ट किया गया इनऑर्गेनिक में। ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसको हम डीके कहते हैं। तो सेकंड को हमारा सी पार्ट आंसर है। ऑप्शन 3,
यूट्रोफिकेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, यानी एंड होना, एक इकोसिस्टम का बिल्कुल एंड होना। तो वहाँ पे ये एंड होके कैन कॉज एन इंक्रीज इन, इस एंड से यानी जब एक इकोसिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, वहाँ पे हार्मफुल एल्गल ब्लूम बन जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन 4 वी हैव इज विच प्रोसेस रिलीजेस डाई नाइट्रोजन गैस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कौन सी प्रोसेस से नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, वो है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन 5 वी हैव इज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ऐड। जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, ये क्या ऐड करते हैं, दे ऐड फिक्स्ड नाइट्रोजन और अमोनियम टू द सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है एसिड रेन का, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो इस हिसाब से अगर हम इनको देखेंगे, हर एक को हमने बोला कि कौन सा किसके साथ मैच करता है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है। ओके, क्वेश्चन 10 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। चल पहले हम जूम इन करते हैं। Which of the following metals like mercury, lead and chromium, cadmium, arsenic cause gastrointestinal toxicity। यानी ये जो है ये सारे हैवी मेटल्स है, इनमें से कौन सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी कराता है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है इसकी टॉक्सिसिटी कराता है। तो हमें याद रखना चाहिए जो हैवी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे हार्मफुल होते हैं। तो हिसाब से हमारा पार्ट सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन 11 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा जो है हमें गैसेस दिए हुए हैं लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी, तो हमें इनमें से बोलना है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्लोबल जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वही तो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इनमें से बोलना हमें कौन सा कंट्रीब्यूट करता है इसमें हमें ग्लोबल वार्मिंग में। तो मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही है। तो क्वेश्चन 12 वी हैव इज अमंग द फॉलोइंग 4 copper dependent enzymes, 3 are placed against the enzyme class they belong to, pick up the one which is assigned to the wrong class of enzyme। यानी यहाँ से आपको enzymes दिए हुए हैं और यहाँ से इनका क्लास दिया हुआ है enzyme class, तो इनमें से एक जो है wrong class में रखा हुआ है, तो आपको वो पहचाना है। पहले हम ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑक्सीडेस। लैकेज जो है ऑक्सीडेस फैमिली में बिलोंग करता है, ये सही है। तो हमें रॉन्ग वन देखना है। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो हम जैसे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग में वहाँ पे काम करता है, ये भी सही है। एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज, तो ऑक्सीडेज की काम करते हैं जैसे विटामिन सी, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी सही है। तो बी पार्ट हमारा जो है मल्टी कॉपर फेरोक्सीडेज, ये मोनोऑक्सीजनेस फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है, यानी ये हमें ऑप्शन जो है आंसर है। क्वेश्चन 13 वी हैव इज द पैथोजन ऑफ कोविड-19 डिजीज इज। यानी इनमें से जो हमारा कोविड-19 का पैथोजन यानी कोरोना वायरस जो है उसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1, साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इनमें से जो ऑप्शन सी है वो सही है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ये इसका फुल फॉर्म है जो डिजीज़ कॉज करता है कोविड-19। क्वेश्चन 14 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर बीइंग टेस्टेड और यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 डिजीज़। यानी कोविड-19 की डिजीज़ के खिलाफ कौन कौन से वैक्सीन जो है वो यूज़ किए जाते हैं या टेस्ट किए गए। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन, प्रोटीन कंपोनेंट वैक्सीन, ये सारे के सारे वैक्सीन जो है यूज़ किए गए इसके खिलाफ। क्वेश्चन 15 डी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन। हमें याद रखना चाहिए जो नेचर में कॉमनली सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो एल टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। तो डी टाइप का जो है हमें कहीं स्पेसिफिक जगहों पे पाया जाता है, जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, नर्वस सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन बी है वो सही है, यानी हमारा जो डी टाइप का अमाइनो एसिड होता है वो नर्वस सिस्टम में भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी होता है और बैक्टीरियल सेल वॉल्स में भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 16 व्हेन NADH reduces
पायरुवेट, यानी पायरुवेट को इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो NaDH ने, तो पायरुवेट द प्रोडक्ट इज, वहाँ से क्या बन जाता है, वहाँ से लैक्टिक एसिड बनेगा, अल्कोहल बनेगा, डाइहाइड्रोक्स एसीटोन, ये तो बीच वाला है ग्लाइकोलिसिस का, ये तो नहीं बनेगा। ग्लिसराइड जो है DIL टाइप का, ये भी नहीं बनेगा। अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में से एक को चूज़ करना है, तो लैक्टिक एसिड बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो हमारा लैक्टिक एसिड जो है सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 17, विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कंसिडर्ड नॉन शुगर। ये हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। तो कौन सा शुगर जो है वो नॉन शुगर माना जाता है? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड जो है इनको नॉन शुगर्स कहते हैं, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस। ओके, क्वेश्चन 18, the net charge on protein is 0, positive and negative when the pH of the solution is, यानी जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, इसको हम pH कहते हैं। तो अगर हम चेंज करेंगे तो प्रोटीन की जो है हमारा चार्ज कभी 0 हो जाएगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन में से चूज़ करना है। 0 कब होता है? जब प्रोटीन का जो है नेट चार्ज 0 कब होगी? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर होंगे। वो कब होते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो एट इट्स PI, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एट इट्स PI जो है वो हमारा B ऑप्शन है, C ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कब होगी प्रोटीन की। प्रोटीन की पॉजिटिव चार्ज तब होती है जब उसके जो अमाइनो ग्रुप होता है अमाइनो एसिड के अंदर, उस पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो वो NH3 बन जाता है, NH3 पॉजिटिव, तब पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाएगी। तो वो प्रोटॉन ऐड हो गया, H पॉजिटिव ऐड हो गया अमोनिया में, अमाइनो ग्रुप में। वो कहाँ से आया? जब हमारे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होती है? जब pH कम होता है। तो बिलो इट्स PI, यानी जब हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बिलो हमारा pH होगा, तब हमारे जो प्रोटीन की जो है पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगी। तो अबो इट्स PI, ये तो हमारा ऑप्शन B आंसर है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइलोमाइक्रॉन कंपोनेंट, यानी कौन सा कंपोनेंट जो है वो काइलोमाइक्रॉन का है। ये वाला जो है हमें लिपिड में डिस्कस किया लास्ट के लेक्चर में। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है? हमने वहाँ पे बोला जो ट्राइग्लिसराइड है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और हमने बोला कि कुछ गोल्गी एपरेट से कुछ प्रोटीन्स ऐड होते हैं, वो है हमारा एपोलाइपोप्रोटीन B48, और हमारा उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमारे काइलोमाइक्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। Now question 20, the enzyme responsible for removal of supercoiling in replicating DNA ahead of the replication fork is, यानी replication fork जो आगे आगे चल रहा होता है उसके आगे जो है एक सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आ जाती है। उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए कौन सा यहाँ पे एंजाइम काम करेगा? वहाँ पे वो निकिंग एंजाइम होना चाहिए। प्राइमेज जो है वो प्राइमर ऐड करता है हमारा, यानी वो हमारे RNA जो है फ्रेगमेंट ऐड करेगा, तो ये तो वो काम नहीं करेगा निकिंग का, यानी कट नहीं मारेगा। DNA पॉलीमरेज तो सिंथेसाइज करता है, हेलिकेज तो हमारा जो हेलिक्स है उसको ओपन करता है। तो इनमें से कोई सा नहीं है, तो हमारा D पार्ट जो है इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन 21, कंपेयर द एंजाइम क्लास विद द रिएक्शन दे कैटालाइज। तो पहले हम इसको जूम आउट करेंगे ताकि ये सारा का सारा हमें दिख जाए। नाउ लेट्स डू इट। तो हमें जो है यहाँ पे एंजाइम क्लास दिया हुआ है, और यहाँ से जो है रिएक्शन ये कैटालाइज करेंगे। तो हमें बोलना है जो पहला वाला है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ये क्या करते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कौन सा करेंगे, कौन सा काम करेंगे? ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन नहीं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यस। जो हमारा ए वाले है वो ट्रांसफर रिएक्शन करते हैं। ओके, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ट्रांसफरेजेस कौन सा काम करते हैं? दे डू व्हाट? दे डू ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ओके, हाइड्रोलिसिस व्हाट दे डू? दे डू हाइड्रोलिसिस। लाइएजेस दे add a group on a double bond. Okay, they add a group on a double. Isomerases transfer of group
विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल में ही ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करना दूसरी पोजीशन पे, तो दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल बन जाता है। लाइगेजेस यानी वो जो है एड बॉन्ड को बनाएंगे, बॉन्ड मेकिंग करेंगे, वहाँ पे एटीपी का क्लीव भी हो जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस कपल्ड टू एटीपी क्लीवेज। यानी ये जो है हमारा, इस हिसाब से जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो है हमारा बी पार्ट जो है सही ऑप्शन है, यानी जो बी पार्ट है हमारा इस हिसाब से सही ऑप्शन है। लेट्स मूव अहेड। ओके, क्वेश्चन 22 वी हैव इज रिवर्सिबल इनहिबिशन कैन बी। रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होता है वो क्या होता है? कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव ओनली, अनकॉम्पिटिटिव ओनली, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, मिक्सड। तो वो कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड मिक्सड इनहिबिशन कराता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। ओके, क्वेश्चन 23 हाई लेवल ऑफ एसिड फॉस्फेट आर इंडिकेटर्स ऑफ। जो एसिड फॉस्फेट जो होते हैं ये कब, किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं? स्टमक कैंसर हो जाए, या प्रोस्टेट पेशेंट को हो जाए, या ब्रेन ट्यूमर, नन ऑफ दिस। तो हमें ये पता होना चाहिए जो प्रोस्टेट कैंसर में जो है हमारा पिछले ज़माने में प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेट जो है ये प्रोड्यूस किया जाता था, ये प्राइम मार्कर माना जाता था पुराने ज़माने में। आज बहुत सारे मार्कर्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पे प्राइम मार्कर जो माना जाता था वो है पीएपी, यानी प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेट। यानी प्रोस्टेट डिजीज़ में जब प्रोस्टेट कैंसर हो जाता था उसमें ये रेज हो जाता था। ये कैसे रेज हो जाता था? जब प्रोस्टेट ग्लैंड को कैंसर होता था, वहाँ से मेटास्टेसिस हो जाती थी, वो जो सेल्स ट्रांसफ़र हो जाते थे हमारी बोन्स में, वहाँ से एसिड फॉस्फेट की लेवल जो है ब्लड में रेज हो जाती, तो वो फिर प्राइम मार्कर होता था कि प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। क्वेश्चन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बाइंड टू हीम। इनमें से कौन सा हीम, यानी जो हमारे हीमोग्लोबिन का पोरफायरिन रिंग के अंदर पार्ट होता है, तो उसको कौन सा इनमें से गैस बाइंड करेगा? ऑक्सीजन बाइंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इनमें से हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो है हम कहेंगे ऑक्सीजन की नहीं, सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की है। ओके, तो ये सारे के सारे बेसिकली बाइंड करते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही है। सबसे ज़्यादा एफिनिटी अगर हम बोलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है हीम के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, पीपीपी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रेट लिमिटिंग स्टेप जो है इसमें मानेंगे ट्रांसकीटोलेस है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस है, ट्रांस एल्डोलेस है, या फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का। द यूरिया साइकिल इज लिंक्ड टू। यूरिया साइकिल जो है वो किस चीज़ के साथ या किस साइकिल के साथ, किस पाथवे के साथ लिंक्ड होता है? साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, बीटा ऑक्सीडेशन। वो लिंक होता है साइट्रिक एसिड साइकिल के साथ। ओके, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ साइट्रिक एसिड साइकिल फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब वो स्प्लिट हो जाता है, दो पायरुवेट निकल जाते हैं, ओ ए के साथ मिलके हमारे क्रब साइकिल में चले जाते हैं, यानी साइट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं, तो लास्ट में हमारे जो है कितने हमारे एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं? डायरेक्ट एटीपी। ओके, तो डायरेक्ट एटीपी जो है तो वो 2 बनते हैं। ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी बनते हैं। ओके, 27 के बाद 28 क्वेश्चन नंबर, विच साइट्रिक एसिड साइकिल एंजाइम यूजेस FAD। यानी साइट्रिक एसिड साइकिल जो है कौन सा इसमें से जो इंटरमीडिएट है, कौन सा एंजाइम जो है FAD का यूज़ कराता है? ओके, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है, वो नहीं कराता। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, साइट्रेट सिंथेस, स्ट्रेट सिंथेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, इनमें से जो FAD का यूज़ करता है वो बीच वाला एंजाइम होता है, दैट्स कॉल्ड द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। यानी ऑप्शन बी इसका सही है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन, यानी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, बोथ ऑफ द एबो, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, बोथ ऑफ द एबो। यानी वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है।
ऑप्शन सी सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर सिमिलरिटीज और आर नॉट लिंक टू वन अनदर। तो हमें देखना है कि यानी ऑड वन आउट लाइक थिंग, लाइक यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया या प्रोकैरियोटिक सेल, इनकी रेलेवेंस है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया को भी माना जाता है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन से, यानी ये माना जाता है कि ये यूकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया की तरह गए थे पिछले जो है ज़माने में। तो ये सही पार्ट है, ये सीक्वेंस सही है। बीटा ऑक्सीडेशन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम नहीं, इनकी कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ऐसे ही बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो पेरोक्सोसोम्स के अंदर भी होती है, और पेरोक्सोसोम्स जो में है वहाँ पे अल्फा ऑक्सीडेशन भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल, यानी ये सीक्वेंस जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की सीक्वेंस है, ये ऑप्शन भी सही है। ग्लाइकोलिसिस, यूरिया साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, ये सारे रेलेवेंट हैं, हाँ ये सीक्वेंस में चलते हैं, ये भी सही है। तो हमें जो है हमें दिखाना था कौन सी सिमिलैरिटी में नहीं है, वो हमारा ऑप्शन बी है जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन न्यूक्लियस और लाइसोसोम के साथ रिलेवेंट दिखाया था। तो ये हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे इतना 30 क्वेश्चंस, बाकी 30 क्वेश्चंस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉय दिस लेक्चर। इफ़ यू रियली एन्जॉयड, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर श्योर। थैंक यू सो मच गाइज।